वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में स्टूडेंट हम साइकस प्लांट की लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। साइकस प्लांट किंगडम जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। साइकस प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि साइकस प्लांट में लाइफ साइकिल किस तरह से चलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइकस प्लांट स्ट्रिक्टली डायोशियस हेटेरोस्पोरस प्लांट है। मुख्य पादप अवस्था इसकी स्पोरोफाइट होती है। जितने भी स्पोरोफाइट प्लांट्स होते हैं, चाहे वो टेट्रोफाइट्स के हों या जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हो या फिर एंजियोस्पर्म के हों, स्पोरोफाइट प्लांट्स डिप्लॉइड होते हैं और ये सबसे पहले अपने लाइफ साइकिल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस करने के कारण ही इस तरह के पादप को, इस अवस्था को हम स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। स्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड जर्मिनेट होने के बाद ये एक नया प्लांट फेज गैमेटोफाइट में परिवर्तित होते हैं। गैमेटोफाइट अवस्था जो है गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज होती है। गैमेट्स के प्रोडक्शन के कारण, युग्मक के निर्माण के कारण ही इस अवस्था को हम युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। और जो गैमेटोफाइट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि साइकस में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन से उसमें ऑर्गन्स बनते हैं। थोड़ा सा हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में इसको पहले स्टडी कर लेते हैं, जिससे हमें डिटेल में पढ़ने में आसानी हो जाती है। स्पोरोफाइट साइकस प्लांट में, जो कि ये डायोशियस है, मीन्स इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनन के समय इसमें मेल कोन का परिवर्धन होता है। ये जो मेल कोन होता है ये कई सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल का बना होता है। तो मेल कोन में माइक्रो स्पोरोफिल्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स इस माइक्रोस्पोरेंजिया बियरिंग ऑर्गन होता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानियां परिवर्धित होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स मदर सेल का निर्माण होता है। इस माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से कई सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। चूंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बने हैं, इसलिए माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है और इनसे एक नई प्लांट फेज मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद बनता है। अब हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट में क्या प्रोसेस होता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, सॉरी फीमेल स्पोरोफाइट है, इसका फीमेल प्लांट है। इस फीमेल प्लांट में फीमेल कोन नहीं बनते, ये सिर्फ साइकस में है। यहाँ पर अभी हम साइकस पढ़ रहे हैं। मेगा स्पोरोफिल जो होते हैं साइकस के, वो फीमेल कोन में अरेंज्ड नहीं होते, कोन शेप में अरेंज्ड नहीं होते हैं, ये लूजली अरेंज्ड रहते हैं। मेगा स्पोरोफिल्स में ओव्यूल का परिवर्धन होता है, जिसे हम बीजांड भी कहते हैं। इसी ओव्यूल में मेगा स्पोरोजेनेसिस के द्वारा मेगा स्पोर्स बनते हैं। मेगा स्पोर्स, चूंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में मियोसिस हो जाता है, इसलिए ये जो मेगा स्पोर्स होते हैं ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। मेगा स्पोर्स जो हैं इनमें जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होकर ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में आगे जाकर आर्किगोनिया बनती है। आर्किगोनिया में एग या अंड का
निर्माण होता है। एंड जो है फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है और ये जो है आगे जाकर कई सारे विभाजनों के फलस्वरूप ये मेल गैमेट या स्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बने हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो बने हैं, ये मेल एंड फीमेल गैमेट में निषेचन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और इसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट डिप्लॉइड सेल है क्योंकि ये दो हैप्लॉइड सेल इनके फ्यूजन से बनी है। तो इस तरह से प्लांट में एक डिप्लॉइड फेज फिर से आ जाती है। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, एग निर्माण तक एंड फर्टिलाइजेशन, ये किस में हो रहे हैं? ओव्यूल के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है मेगास्पोर्स ओव्यूल से अलग नहीं होता, अलग से जाकर सेपरेटली जर्मिनेट नहीं होता। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? ओव्यूल में। ओव्यूल में ही मेगास्पोर्स बने हैं, मेगास्पोर्स ओव्यूल में ही अंकुरित हुए हैं और ओव्यूल में ही इनसे फीमेल गैमेटोफाइट बना है। ओव्यूल में ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया बनी है और आर्किगोनिया में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जाइगोट कहाँ पर स्थित है? जाइगोट ओव्यूल में स्थित है, ठीक है, या बीजांड में स्थित है। ये जो जाइगोट है इसमें आगे जाकर कई विभाजन होते हैं और उन विभाजनों के फलस्वरूप ये एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो जिसे हम भ्रूण भी कहते हैं, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड है तो इसलिए एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होता है। इस एम्ब्रियो में जब निर्माण हो रहा होता है, विभाजन हो रहे होते हैं, तो उस समय कई सारे चेंजेस ओव्यूल में भी होते हैं और ओव्यूल के साथ एम्ब्रियो जो है क्या स्ट्रक्चर बनाता है? एक नई संरचना बनाता है जिसे हम सीड या बीज के रूप में जानते हैं। ये बीज कैसे हैं? ये भी डिप्लॉइड है। अब ये बीज अंकुरित होते हैं, इनका जर्मिनेशन होता है। अब सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल टाइम पीरियड में ये अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर एक नया साइकस का प्लांट, एक नया स्पोरोफाइट प्लांट को बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस में, इस प्रेजेंटेशन के अंदर लाइफ साइकिल साइकस का कंटिन्यू होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मेल कोन की स्ट्रक्चर है, किस तरह से मेल कोन का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे डेवलप होती हैं। साइकस का जो मेल कोन होता है वो साइकस के प्लांट के शीर्ष पर डेवलप होता है। एक शीर्ष पर एक ही बार में एक कोन का निर्माण होता है। जिस समय मेल कोन का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो शीर्ष की एपिकल मेरिस्टेम सेल होती है, शीर्षस्थ विभज्योतक जिसे हम कहते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम सेल भी कंज्यूम हो जाती है। तो एपिकल मेरिस्टेम सेल से ही कंटिन्यू प्लांट की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए क्या होता है कि जो मेल कोन निर्मित हो रहा है उसके पास की कोई लेटरल सेल वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, उसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है और वो डेवलपिंग कोन को साइड में पुश कर देती है। तो कोन की स्थिति जो इनिशियल शीर्ष पर होती है अब पार्श्व में या साइड में हो जाती है और ये नई बनी लेटरल सेल अब एपिकल मेरिस्टेम की तरह काम करने लगती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है कंटिन्यू होती है। इस तरह की वृद्धि को हम कहते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ। ये आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज के पर्पज से, कंपटीशन के पर्पज से पूछ लिया जाता है कि सिम्पोडियल टाइप की ग्रोथ पाई जाती है। मेल प्लांट ऑफ साइकस, फीमेल प्लांट ऑफ साइकस, बोथ और एनी अदर कोई एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर है मेल प्लांट ऑफ साइकस। इसमें ही सिम्पोडियल टाइप की ग्रोथ मिलती है।
मेल कोन को देखें तो साइकस का जो मेल कोन होता है पादप जगत में सबसे लंबा है। इसकी जो लंबाई है करीब 40 से 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। कई सारे मेल कोन्स होते हैं जो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं। जब हम इसका एलएस लेते हैं और माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हमारे को बीच में एक सेंट्रल एक्सिस दिखाई देती है। ये जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दिस वन इज सेंट्रल एक्सिस। इसे हम कोन एक्सिस या शंकु अक्ष भी कहते हैं। इस शंकु अक्ष के चारों तरफ स्पाइरली चक्रीय क्रम में कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज्ड रहते हैं। एक माइक्रोस्कोप का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक माइक्रोस्कोप जो होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रत्येक माइक्रोस्कोप जो होता है एक त्रिकोणाकार सी चपटी संरचना होती है। ऐसा इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो त्रिकोणाकार सी संरचना है जिसका जो एपिकल पोर्शन है वो नुकीला हो जाता है। इस नुकीले एपिकल पोर्शन को हम एपोफाइसिस या अधस्फीतिका भी कहते हैं। इसका जो अपर सरफेस होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स का, वो अपर सरफेस स्टेराइल होता है, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण नहीं होता। लोअर वाली जो सरफेस होती है, निचली जो सतह होती है, उस निचली सतह पर कई सारी माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रुप्स में अरेंज्ड होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया समूह में पाई जाती है और माइक्रोस्पोरेंजिया का ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको हम सोरस या सोराई कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म में होता है सोरस एंड प्लूरल फॉर्म में होता है सोराई। ठीक है, तो ग्रुप में पाई जाती है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर हम देखें स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ साइकस, इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में दो भाग होते हैं। एक होता है स्टॉक या वृंत और दूसरा होता है इसका बॉडी पार्ट। स्टॉक बहुत छोटा सा होता है, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो बहुत छोटा सा स्टॉक होता है एंड इसके ऊपर ग्लोब्यूलर सी इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार सी बॉडी पाई जाती है। दिस वन इज बॉडी पार्ट। तो ये बॉडी इसका काय है और ये स्टॉक है, ठीक है, या वृंत है। बॉडी जो होती है, इसके बॉडी भाग में दो क्षेत्र में हम इसका अध्ययन करते हैं। एक है स्पोरेंजियल वॉल या जैकेट परत, जैकेट लेयर और स्पोरेंजियल वॉल, एंड स्पोर्स, स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। स्पोरेंजिया की जो जैकेट लेयर होती है, वो जैकेट लेयर में तीन क्षेत्र या तीन रीजन हमें दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी जो होती है, जैसे ये सबसे बाहरी है, इसको हम कहते हैं एक्सोथीशियम। एक्सोथीशियम, एक्सोथीशियम के अंदर 4 से 6 परतों की बनी हुई एक और क्षेत्र होता है, परत होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। जो एक्सोथीशियम होती है ये एक स्तरीय होती है और इसकी कोशिकाएं, इसकी सेल्स मोटी भित्ति वाली होती है जिन पर क्यूटिकल भी पाई जाती है। तो एक्सोथीशियम की सेल थिक वॉल्ड होती है, विद क्यूटिकल होती है एंड एक्सोथीशियम इज सिंगल लेयर्ड। एंडोथीशियम जो होती है, इसकी सेल्स पतली भित्ति वाली होती है, लेकिन एंडोथीशियम में 3 से 6 स्तर हो सकते हैं। एंडोथीशियम के अंदर एक और स्तर पाया जाता है, एक और स्तर होता है एंडोथीशियम के अंदर, जिसको हम टैपेटम कहते हैं। ये जो टैपेटम होता है ये भी एक स्तरीय होता है और इसका मुख्य काम डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को पोषण देने का होता है। तो टैपेटम इज द न्यूट्रिटिव लेयर। टैपेटम से घिरे हुए कई सारे माइक्रोस्पोर्स हमारे को
परिपक्व माइक्रोस्पोरेंजिया में, मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजिया में एक छोटा सा स्टॉक होता है। समटाइम वो इतना छोटा होता है कि हमें विजिबल भी नहीं होता, और एक ग्लोब्यूलर सी इलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार बॉडी होती है। नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस तरह से होता है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, जिसको हम पहले भी अपने टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स में पढ़ चुके हैं। यूस्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट में जिन कोशिका से, जिस सुपरफिशियल सेल से माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगी, माइक्रोस्पोरोफिल की जिस सुपरफिशियल सेल से बनेगी, उसको हम माइक्रो स्पोरेंजियल इनिशियल भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल या माइक्रोस्पोरेंजियल प्रारंभिका, जैसे यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। जस्ट सपोज ये ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स के टिश्यूज हैं सेल से। तो इसकी जो पृष्ठीय कोशिका होती है, सुपरफिशियल पृष्ठीय कोशिका, ये एक्टिव हो जाती है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, इसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है, और अब ये माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल की तरह काम करती है। इस माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल में जो फर्स्ट डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन वो पेरिक्लाइनल या अपनत होता है। इसके फलस्वरूप दो सेल्स बनती हैं। बाहर की ओर जो सेल होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी जैकेट सेल, और अंदर की ओर जो सेल बनती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी जैकेट सेल में कई सारे पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल परिणत और अपनत विभाजन होते हैं। इन विभाजनों के फलस्वरूप मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल और जैकेट बनती है। मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल। अब मल्टी लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल में कौन कौन सी बनी है जैकेट सेल से, वो हम देख लेते हैं। जैकेट सेल में विभाजनों से बनता है एक तो एक्सोथीशियम, एक्सोथीशियम, ठीक है, और एक बनती है एंडोथीशियम की लेयर्स, एंडोथीशियम। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि टेपिटम का निर्माण प्राइमरी जैकेट सेल से नहीं हो रहा। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं, इनमें कई डिवीजन्स होते हैं, मैनी डिवीजन्स होते हैं, जिससे बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बनता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस मास। ठीक है, इस टिश्यूज की जो आउटर मोस्ट सेल्स होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, वो आउटर मोस्ट लेयर ही एक परत में अरेंज होकर टेपिटम बनाती है। ठीक है, टेपिटम का निर्माण करती है। तो बीजाणुधानी की जो भित्ति है, उसमें जो हमने पढ़ा है कि सबसे आंतरिक परत टेपिटम है। टेपिटम का निर्माण किससे हो रहा है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। इस तरह के एमसीक्यूज जो है आपके कंपटीशन में पूछ ली जाते हैं, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो या फिर नीट का हो। अनदर जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, वो सारी सेल्स अब कहलाती हैं माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। इन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में फिर डिवीजन हो सकता है, जिससे इनका नंबर बढ़ता है, एंड एट लास्ट इनमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु बनते हैं। इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो आगे जाकर पॉलिनेट होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे। ठीक है, चूंकि माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड डिवीजन से बने हैं, मियोसिस से बने हैं, इसलिए कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं। नाउ फीमेल ऑर्गन। साइकस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल कौन नहीं पाए जाते? इसके जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं वो
एक्सिस पर प्लांट के शीर्ष पर लूजली अरेंज रहते हैं। इनका निर्माण एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है और जो स्केली लीव्स होती हैं, शर की पत्तियां होती हैं, उनके अल्टरनेट ये लूजली अरेंज रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये शंकु नहीं बना रहे। साइकस के अंदर जो फीमेल मेगास्पोरोफिल्स हैं, वो मेगास्पोर्स एक मॉडिफाइड पत्ती है। इनकी अगर हम संरचना देखें तो ये 15 से 30 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। इनमें एक छोटा स्टॉक होता है और स्टॉक के लेटरल साइड्स पर ओव्यूल परिवर्धित होते हैं और ऊपर वाला भाग लैमिना फलक कहलाता है। पिच्छटी होता है ये, पिन्नेटली इसमें डाइसेक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, जो फर्टाइल पार्ट है इसका, वो जहां पर लैमिना और स्टॉक अरेंज्ड हो आपस में जुड़े हुए हैं, उसकी लेटरल साइड्स होती हैं। ठीक है, ये जो है, ये साइड जो है ये फर्टाइल होती हैं और लैमिना पोर्शन जो है वो स्टेराइल होता है। यहाँ पर इस ओव्यूल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, स्टॉक की लेटरल साइड्स पर ओव्यूल बनते हैं। साइकस का जो मेगास्पोरोफिल्स होता है उसमें कटावों का जो नंबर है, फलक का जो साइज है, शेप है, वो स्पीशीज टू स्पीशीज अलग होता है। इसी तरह ओव्यूल का जो नंबर है वो भी साइकस की डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग होता है। किसी में 2 ओव्यूल डेवलप होते हैं तो किसी में 8 भी हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी की क्लास में हमने डिटेल में इसको पढ़ा है। नाउ ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बीजांड कैसा दिखाई देता है। ठीक है, जब हम बीजांड का एलएस लेते हैं और इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो अगर बीजांड मैच्योर है, मैच्योर स्टेज में हम एलएस लेते हैं यूजुअली और इसका स्टडी करते हैं, तो हमारे को एक ओव्यूल में न्यूसेलस भी दिखाई देता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी दिखाई देती है एंड आर्किगोनिया भी हमारे को दिखाई देती है। साइकस का जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस यूनिटैगमिक होता है। यूनिटैगमिक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है, जब भी बीजांड का विकास हुआ इवोल्यूशन टाइम पीरियड में, जो सबसे पहले ओव्यूल बने थे वो ऑर्थोट्रोपस टाइप के थे। इसको हम रिज्जु प्रकार भी कहते हैं, हिंदी में इसको हम रिज्जु प्रकार का बीजांड भी कहते हैं। ये बीजांड सबसे जो है सरल होता है। इवोल्यूशन टाइम पीरियड में सबसे पहले इसी प्रकार के बीजांड बने हैं और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ऑर्थोटाइप्स का जो ओव्यूल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। माइक्रोपाइल एंड चैलाइजा जो एक सीध में होते हैं और ये जो है ओव्यूल में घुमाव या कोई इसका जो है इसके अंदर किसी तरह का चेंज दिखाई नहीं देता, ये मुड़ते नहीं है। ठीक है, अपने हाइलम पर मुड़ते नहीं है, बिल्कुल सीधे से लगे होते हैं। ओव्यूल जो है यूनिटैगमिक होता है, मतलब एक ही अध्यावरण पाया जाता है। तो बीजांड का जब हम स्टडी करते हैं, इसके बीजांड की स्टडी हम 3 भागों में कर सकते हैं। पहला भाग है जिसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण। दूसरा होता है इसमें मुख्य भाग न्यूसेलस या बीजांड काय, और तीसरा है इसकी वेस्क्यूलर सप्लाई। वेस्क्यूलर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ करें, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो एक ओव्यूल में सबसे बाहर की ओर एक परत पाई जाती है, इसकी लेयरिंग कह सकते हैं हम, इसकी भित्ति कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ये इसकी भित्ति आप समझ लीजिए। ठीक है, ये भित्ति है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट एक इंटेग्यूमेंट होता है, लेकिन इस इंटेग्यूमेंट में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर की जो परत होती है, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, सबसे बाहर वाली परत होती है इसकी, उसे हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ये फ्लैशी होती है। फ्लैशी आउटर इंटेग्यूमेंट के भीतर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, ये स्टोनी होती है।
और स्टोनी मिडिल लेयर के अंदर वाली जो इंटेग्यूमेंट की परत होती है उसे इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, और ये भी फ्लैशी होती है। तो इंटेग्यूमेंट्स में कितनी लेयर है? एक्चुअली में 3 लेयर्स हैं, ठीक है, आउटर, इनर एंड मिडल। अगर यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करना चाहें कलर पेन से दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये सब, ये आउटर हो गया और ये बीच में है इसकी इनर लेयर, ठीक है, ये बीच में है, सॉरी, ये इनर लेयर है, और दिस वन इज इनर लेयर, और ये मिडिल हो गई या आउटर हो गई, ठीक है। इस अध्यावरण से घिरा हुआ एक गोलाकार सा, लगभग गोल सा, बड़ा सा एक उत्तकीय रीजन होता है, कोशिकाओं का बना हुआ एक उत्तकीय रीजन होता है। इस उत्तकीय रीजन को हम कहते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय, ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। ये न्यूसेलस जो है कि इनर फ्लेयर जो इंटेग्यूमेंट होता है उससे अच्छे से जुड़ा हुआ रहता है। इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को पूरी तरह से एनवलप नहीं करते, पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करते, बल्कि शीर्ष पर ये थोड़े से दूर रहते हैं, और एक जो ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, या बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ये जो माइक्रोपाइल है, इसके नीचे का ये पोर्शन, ये चीज जो चोंच नुमा दिखाई देता है, ऐसे चोंच सी बन रही है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर बीक, ठीक है। तो जो चोंच जैसा हमें दिखाई दे रही स्ट्रक्चर, ये कहलाती है माइक्रोपाइलर बीक। क्लियर हो गया? न्यूसेलस में कि किसी भी सुपरफिशियल कोशिका से उससे डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो न्यूसेलस के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये हम बना सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी कोशिकीय संरचना है, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख रहे हैं, काफी सारी कोशिकाएं बनी हुई हैं। यहाँ अगर हम जल्दी से ड्रॉ करें तो ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं रफली, ठीक है। ये हमने रफली ड्रॉ कर लिया, काफी सारी सी कोशिकाएं बना ली, तो ये कोशिकीय रीजन होता है। ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म भी कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। साइकस हो या जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हो, उनमें हम फीमेल गैमेटोफाइट को भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट किससे बना है? मेगास्पोर से, और मेगास्पोर्स जो है मेगास्पोरोजेनेसिस से बनते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा है, जिसमें मियोसिस होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर हुई? हैप्लोइड। एंडोस्पर्म कैसा हुआ? हैप्लोइड। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का, कि इनके जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो अगुणित या हैप्लोइड होते हैं और निषेचन से पहले बनते हैं, ठीक है। जबकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं, वो उसमें जो है फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणपोष निषेचन के बाद में बनता है। एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूणपोष, वो निषेचन के बाद में बनता है और वो ट्रिप्लोइड होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो निषेचन से पहले बनता है और हैप्लोइड होता है, और जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम भ्रूणपोष कहते हैं, क्योंकि यही भ्रूणपोष जो है, ये फीमेल गैमेटोफाइट ही आगे जाकर जाइगोट को, जब वो भ्रूण में परिवर्तित होगा तो पोषण देने का काम करेगा, भ्रूण को पोषण देगा, डेवलपिंग भ्रूण को पोषण देगा, इसीलिए इसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। अब जब फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आगे जाकर प्रोसेस में, एम्ब्रियोजेनी में, फीमेल गैमेटोफाइट की सुपरफिशियल सेल से माइक्रोपाइल की तरफ आर्कीगोनिया या स्त्रीधानी का विकास होता है, ठीक है। साइकस में हमें जब हम ओव्यूल का एलएस लेते हैं तो हमें 2, 4, 6 स्त्रीधानियां या आर्कीगोनिया दिखाई देती हैं। तो स्त्रीधानियां भी कहाँ पर स्थित है? ओव्यूल के अंदर ही है, ठीक है। ये आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया में ही एग बनता है, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे,
ठीक है। माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उसी को हम चैलेजा या निभाग कहते हैं। थर्ड है वेस्कुलर सप्लाई। ओव्यूल में वेस्कुलर सप्लाई के लिए जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं उनसे 3 स्ट्रैंड्स एंटर करते हैं। एक स्ट्रैंड, मैं यहाँ पर ओव्यूल को पूरा यहाँ ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको स्ट्रैंड्स को समझने में इजी रहेगा। दिस वन एंड ये मिडिल लेयर। ठीक है, तो ओव्यूल में मेगास्पोरोफिल से 3 स्ट्रैंड एंटर करते हैं। एक स्ट्रैंड जो चैलेजा पार्ट से एंटर करता है वो आउटर, मिडिल और इनर लेयर से होते हुए जब ये न्यूसेलस और फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ ग्रो करता है तो कई छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो ये जो मिडिल स्ट्रैंड है ये तीनों ही लेयर्स में जा रहा है। ठीक है, मिडिल स्ट्रैंड जो है वो तीनों लेयर्स में जा रहा है, आउटर, मिडिल लेयर या मिडिल इंटेग्यूमेंट हम कह सकते हैं, एंड इनर इंटेग्यूमेंट की इनर लेयर। तो तीनों लेयर से गुजरता हुआ फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचता है और फिर कई छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाता है और इसकी छोटी शाखाएं पूरे एम्ब्रियोफाइट इसको न्यूसेलस को एंड देन फीमेल गैमेटोफाइट को वेस्कुलर सप्लाई करती हैं। बात अन्य जो 2 स्ट्रैंड होते हैं जो लेटरल स्ट्रैंड्स कहलाते हैं, जिनको पार्श्वीय स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। ये पार्श्वीय स्ट्रैंड्स जो हैं, जस्ट अ मिनट, ये पार्श्वीय स्ट्रैंड्स आउटर इंटेग्यूमेंट की लेयर से एंटर करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये शाखित हो जाते हैं, जिसकी एक शाखा मिडिल लेयर में जाती है और एक शाखा आउटर इंटेग्यूमेंट में ही रहती है। ठीक है, तो जो लेटरल स्ट्रैंड्स होते हैं, जो पार्शियल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये आउटर लेयर एंड इन मिडिल लेयर तक रहते हैं और ये फिर ऊपर जाके ग्रो करते हैं और ग्रो करके फिर आगे कई छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं और माइक्रोपाइलर रीजन तक वेस्कुलर सप्लाई करते हैं। Now development of ovule and female gametophyte. ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है? ओव्यूल का डेवलपमेंट जो है, जस्ट सपोज ये एक स्टॉक है, ठीक है, इस स्टॉक पर एक छोटे से प्रोट्रूबरेंस या छोटे से उभार के रूप में होता है, कोशिकाओं के एक उभार के रूप में होता है। ऐसे छोटा सा आउटग्रोथ बन जाती है। ठीक है, जब ये थोड़ी आउटग्रोथ बन जाती है तो इसके पार्श्व की दोनों साइड्स की पार्श्व की कोशिकाएं भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती, मतलब उसमें भी विभाजन की क्षमता आ जाती है और ये भी इस आउटग्रोथ के साथ साथ में वृद्धि करती हैं। जैसे जैसे आउटग्रोथ ग्रो करेगी ये भी ग्रोथ करती हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद इनमें ज्यादा वृद्धि होती है और ये ग्रोइंग आउट न्यूसेलस को या आउटग्रोथ को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, लेकिन शीर्ष पर जाकर थोड़ा सा ये ओवरलैप नहीं होते, इसी को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये जो आउटग्रोथ होती है ये मैच्योर होने पर, ग्रो करने पर न्यूसेलस कहलाती है। ठीक है, ये है न्यूसेलस और ये ओपन आता है इसका इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इसी न्यूसेलस में जब ये न्यूसेलस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, पूरी तरह से बन जाता है, तो इस न्यूसेलस में माइक्रोपाइल की तरफ कोई सेल, सुपरफिशियल सेल मेगास्पोर्स मदर सेल की तरह बिहेव करती है। ये मेगास्पोर मदर सेल्स एक्टिव हो जाती है, इसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है। जस्ट सपोज ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है ये, और ये विभाजन के लिए अब तैयार हो जाती है। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है।
ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल किस में बनी है? बीजांड के न्यूसेलस में। तो हम ये कह सकते हैं जो इसका बीजांड है वो एक बीजाणुधानी के जैसे काम करता है। जैसे बीजाणुधानी में स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, ऐसे ही ओव्यूल में मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, तो इस मेगास्पोर मदर सेल में सिर्फ एक ही विभाजन होता है, मियोसिस, और इस मियोसिस के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जो एक रेखा में व्यवस्थित रहते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि विभाजन से बने हैं, मियोसिस से बने हैं, तो चारों मेगास्पोर्स जो हैं ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ऑल 4 मेगास्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 ऊपर के जो मेगास्पोर्स हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, ये नॉन फंक्शनल रहते हैं। केवल नीचे वाला जो मेगास्पोर है ये ही फंक्शनल होता है। ठीक है, ये फंक्शनल रहता है। इस मेगास्पोर में ही आगे जाके विभाजन होते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर, अब मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही एक न्यूसेलस ड्रॉ करके हम उसमें मेगास्पोर्स को देख रहे हैं। ये मेगास्पोर साइज में बढ़ता है। साइज में बढ़ने के लिए इसको क्या चाहिए होगा? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैसे लेता है? ये अपने फीमेल गैमेटोफाइट से। जो इसका ये फीमेल गैमेटोफाइट्स की सेल्स हैं, इन्हीं सेल से ये न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और अपने साइज में ग्रोथ करता है। इसके साथ साथ ही इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें भी कई सारे विभाजन होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है। ये सारे जो केंद्रक होते हैं ये एक परत के रूप में परिधीय भाग पर व्यवस्थित हो जाते हैं और सेंटर में एक वैक्यूल या रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? वैक्यूल। और ये बहुत सारे इसके है न्यूक्लियस। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज में है न्यूसेलस, फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल। ठीक है, अब क्या होता है जब ये प्रॉपर साइज में बढ़ जाता है तो अब इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, भित्ति निर्माण स्टार्ट होता है, और भित्ति निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होता है। ऐसे वॉल्स बननी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पूरी स्ट्रक्चर जो है सेलुलर हो जाती है। ठीक है, एक पूरी स्ट्रक्चर, हियर इज अ फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी न्यूसेलस, और इसमें ये फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये पूरी स्ट्रक्चर कैसी हो गई? सेलुलर हो गई। इसी स्ट्रक्चर को, इसी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म कहते हैं। और इसने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया? ड्यूरिंग डेवलपमेंट न्यूसेलस से। तो न्यूसेलस जो है एक मैच्योर ओव्यूल में हमें पतली परत के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन होता है। नाउ male development of male gametophyte. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ये कैसे हैं? हैप्लॉइड है। ये माइक्रोस्पोर्स बहुत ही छोटे होते हैं, साइज में गोलाकार से होते हैं, और इनकी जो वॉल होती है वो 2 लेयर्ड होती है। बाहर की जो भित्ति होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं। ये मोटी होती है, एक समान मोटाई की होती है, जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। और अंदर वाली भित्ति जो है पतली होती है, उसको हम इंटाइन कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स की वॉल के द्वारा घिरा हुआ थोड़ा सा इसका साइटोप्लाज्म होता है और एक इसका न्यूक्लियस होता है जो कैसा है? हैप्लॉइड। तो बहुत छोटी सी संरचना होती है। माइक्रोस्पोर्स का जर्मिनेशन साइकस में एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं तभी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं तो 3 डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एट प्री पॉलिनेशन स्टेज, परागण से पूर्व नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। तो फर्स्ट स्टेज है इसकी प्री पॉलिनेशन। प्री पॉलिनेशन, ठीक है।
प्री पॉलिनेशन स्टेज मीन्स अभी जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनका विकास, उनका डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है। मेन माइक्रोस्पोरेंजिया में पहला जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। सो माइक्रोस्पोर्स फर्स्ट डिवीजन कैसा है, ये अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल, असमान होता है, जिससे दो सेल्स बनती है विद इन माइक्रोस्पोर्स। एक सेल जो बड़ी होती है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल, और दूसरी सेल जो छोटी होती है, लेंस शेप्ड की होती है, उसको हम कहते हैं प्रोथेलियल सेल, ठीक है, प्रोथेलियल सेल। यही प्रोथेलियल सेल इसका मेल गैमेटोफाइट है, जो बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, जस्ट एक सेल जो है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस प्रोथेलियल सेल में आगे कोई डिवीजन नहीं होता। कितनी सेल स्टेज है बस दिखाई दे रही है अभी हमें माइक्रोस्पोर्स में, 2। इस सेल में आगे कोई डिवीजन नहीं होता, बट जो एंथ्रीडियल सेल है उसमें फर्दर डिवीजन होता है। एंथ्रीडियल सेल, इसमें आगे एक विभाजन होता है और ये विभाजन भी अनइक्वल होता है, और इस विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी बनती है ट्यूब सेल, एक छोटी बनती है जनन कोशिका या जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और तीसरी है माइक्रोस्पोर्स में छोटी लेंस शेप्ड प्रोथेलियल सेल, ठीक है। तो कितनी स्टेजेस अब हमारे को दिखाई दे रही है माइक्रोस्पोर्स में, कितनी सेल्स दिख रही है एट प्री पॉलिनेशन स्टेज, 3 सेल्ड, 3 कोशी की अवस्था। जब ये 3 कोशी की अवस्था में माइक्रोस्पोर आ जाता है तब इसके अंदर पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। तो सेकेंड स्टेज है पॉलिनेशन, परागण की, ठीक है। जब माइक्रोस्पोर से इस तरह से 3 सेल स्टेज में आ जाते हैं, कोन एक्सिस जो है मेल कोन का एक्सिस वो ग्रो करता है और सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। उनके एक्सपोजन से क्या होता है, धीरे धीरे माइक्रोस्पोरोफिल सूख जाते हैं और उनका जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का डिहाइजेंस होता है, फट जाती है उसकी भित्ति, और माइक्रोस्पोर्स एयर में फ्री हो जाते हैं, उनका पॉलिनेशन हो जाता है। चूंकि बहुत हल्के होते हैं तो इसलिए ये वायु के द्वारा ही परागित होते हैं। मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, वायु परागण होता है। वायु में परागित ये जो पोलन, अब इनको हम पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। वायु में परागित ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, जैसे ही अपने किसी मेगास्पोरोफिल्स ओव्यूल के कांटेक्ट में आएंगे तो माइक्रोपाइलर बीक से कुछ सेल्स जो है उसके नीचे कुछ सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, उनसे एक म्यूकस जैसा श्लेष्मी पदार्थ बनता है, उसमें ये चिपक जाते हैं, ठीक है, और चिपक कर नीचे की ओर धंसना शुरू कर देते हैं, और न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं डीजनरेट होकर एक छोटा सा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम पोलन चैम्बर या पराग कोष्ठ कहते हैं। इस पोलन चैम्बर में माइक्रोस्पोर्स आ जाते हैं। इसके बाद का जो डिवीजन होता है तो हमारा थर्ड स्टेज हो गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पोस्ट पोलिनेशन स्टेज, ठीक है। तो पोस्ट पोलिनेशन स्टेज, पॉलिनेशन के बाद का जो भी डेवलपमेंट होता है वो होता है ओव्यूल में पोलन चैम्बर के अंदर। इस तरह के डेवलपमेंट को, इस स्टेज में डेवलपमेंट को 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। तो पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज में माइक्रोस्पोर्स में कितनी सेल्स हमें दिखाई दे रही है, 3 सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं माइक्रोस्पोर्स, इसमें एक है बड़ी ट्यूब सेल, एक है जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, जनरेटिव सेल, और एक है इसका प्रोथेलियल सेल,
ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें डिवीजन होने से एक बनती है स्टॉक सेल या व्रंत कोशिका और एक बनती है बॉडी सेल या काय कोशिका। राइट, तो अब माइक्रोस्पोर्स कितनी सेल स्टेज में आ गया, 5 सेल। एक है ट्यूब सेल, एक है स्टॉक सेल, एक है बॉडी सेल और एक है प्रोथेलिया सेल। तो कितनी सेल स्टेज में माइक्रोस्पोर्स आ गया है, 5 सेल्ड स्टेज में। ये जब 5 सेल स्टेज आ जाती है उसके बाद माइक्रोस्पोर की जो भित्ति है, जो एक्साइन है, वो फट जाती है और जो अंदर की पतली भित्ति वाली इंटाइन है वो ट्यूब के रूप में वृद्धि करती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं। एक ट्यूब के रूप में वृद्धि करती है। इस ट्यूब में आगे की ओर होता है प्रोथेलियल सेल का न्यूक्लियस होता है, फिर ट्यूब सेल का न्यूक्लियस भी होता है, स्टॉक सेल का भी न्यूक्लियस होता है, बॉडी सेल भी होती है। ये जो है पोलन ट्यूब आगे की ओर ग्रो करती है और न्यूसेलस की लेयर फीमेल गैमेटोफाइट्स को भेदती हुई आर्किगोनिया की ओर वृद्धि करती है। चूंकि ये पोलन ट्यूब में अभी मेल गैमेट नहीं है, इसमें सिर्फ बॉडी सेल है, तो इसलिए साइकस की जो पोलन ट्यूब होती है वो सिर्फ चूष्कांग कहलाती है, हस्टोरियम टाइप की कहलाती है। ये स्पर्म कैरियर नहीं है। ठीक है, जैसा कि अदर जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म में भी मिलता है। साइकस की पोलन ट्यूब में सिर्फ बॉडी सेल होती है और ये बॉडी सेल को लिए हुए पोलन ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट को भेदती हुई आर्किगोनिया तक वृद्धि करती है। आर्किगोनिया तक पहुंचने के बाद जब ये फटने वाली होती है उस समय इसके बॉडी सेल में विभाजन होता है और ये बॉडी सेल फिर 2 मेल गैमेट या 2 नर युग्मक बनाती है। ठीक है, तो ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकस की जो पोलन ट्यूब है वो हस्टोरियल क्यों है, वो स्पर्म कैरियर क्यों नहीं है। क्लियर, और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। वहां पर स्टोकर ये मेल गैमेट्स फ्यूज कर दे रिलीज कर देती है और एक आर्किगोनिया में एक से ज्यादा पोलन ट्यूब भी एंटर कर सकती है, कई मेल गैमेट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं, जो साइकस में देखी जाती है। बट निषेचन में एक ही मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से साइकस में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और कैसे मेल गैमेट या स्पर्म का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म जो बना था उसमें आर्किगोनिया डेवलप होती है। सो फीमेल गैमेटोफाइट की माइक्रोपाइल की ओर की पृष्ठीय कोशिका सुपरफिशियल सेल, कोई एक सेल एक्टिव हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और ये आर्किगोनियल इनिशियल की तरह काम करती है, क्योंकि इसी सेल से विभाजन होने पर आर्किगोनिया का निर्माण होगा, इसलिए इसको हम आर्किगोनियल प्रारंभिका या आर्किगोनियल इनिशियल भी कहते हैं। इस आर्किगोनियल इनिशियल में एक फर्स्ट जो डिवीजन होता है, उस फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप पेरिक्लाइनल होता है, एक सेल बनती है ऊपर की ओर, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी नेक सेल। ठीक है, और उसके नीचे बनती है सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। ये जो प्राइमरी नेक सेल है इसमें एक वर्टिकल डिवीजन होता है, उदग्र विभाजन होता है, जिससे 2 नेक सेल्स बन जाती हैं। प्राय साइकस में अधिकतर 2 नेक सेल्स ही पाई जाती है, कुछ में 4 नेक सेल्स भी मिल सकती हैं। ये जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल आकार में ग्रोथ करती है और फिर इसमें एक डिवीजन होता है जो कि अनइक्वल होता है, असमान होता है। ठीक है, इस अनइक्वल डिवीजन के फलस्वरूप ऊपर की ओर एक सेल बनती है जो छोटी होती है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल केनाल सेल, और एक बड़ा बनता है
एग न्यूक्लियस या एग सेल। ठीक है, ये लार्ज होता है, काफी साइज में बड़ा होता है। तो इस तरह से साइकस के अंदर बहुत ही छोटी आर्किगोनिया होती है, जिसमें 2 या 4 ही नेक सेल्स होती हैं, एक छोटी वेंट्रिकेनाल सेल और एक बड़ा एग सेल होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि साइकस की आर्किगोनिया में नेक केनाल सेल्स नहीं पाई जाती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और आपके कंपटीशन के पर्पज से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें नेक केनाल सेल्स नहीं पाई जाती। ये जो एग बना है किसके अंदर है? आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया का है? फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट स्थित है ओव्यूल के अंदर। मीन्स जो मेगास्पोर से उसका रिलीजन नहीं हुआ, वो डिस्पर्स्ड नहीं होता है, सब प्रोसेस आगे के अब ओव्यूल के अंदर ही होंगे। नेक्स्ट है अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। किस तरह से भ्रूण का विकास होता है? अभी हमने देखा कि साइकस के अंदर मेल गैमेट बन गया एंड मेल गैमेट पोलन ट्यूब बस्ट हो गई, मेल गैमेट आर्किगोनिया में रिलीज हो गए एंड आर्किगोनिया में इस समय एग बन चुका है, आर्किगोनिया हमारी तैयार है। तो वहां पर अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, निषेचन होता है, जिसमें एक मेल गैमेट और एक एग का फ्यूजन होता है और इससे जाइगोट बनता है। सो नए स्पोरोफाइट की जो प्रथम कोशिका होती है, जिससे नया स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण होगा, उसकी फर्स्ट सेल है जाइगोट। ठीक है, इसी जाइगोट में ये जो जाइगोट है, ये अब आर्किगोनिया में ग्रो करता है, न्यूट्रिशन लेता है और अपने साइज में वृद्धि करता है। इसके चारों तरफ भित्ति बन जाती है, इसी को अब हम कहते हैं oospore। ठीक है, अब इस oospore में जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ये अपने जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है, अपने साइज में वृद्धि करता है और इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसा आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं, मल्टी न्यूक्लियट स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो oospore साइज में ग्रो करता है, इसमें कई डिविजन्स होते हैं, मैनी डिविजन्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हैं और एक मल्टी न्यूक्लियट स्टेज आ जाती है, मल्टी न्यूक्लियट स्टेज। ठीक है, ये जो मल्टी न्यूक्लियट स्टेज है, जस्ट सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करें, इसके जो न्यूक्लियस हैं वो परिधि की तरफ व्यवस्थित होना शुरू हो जाते हैं और बीच में एक बड़ी वैक्यूल बन जाती है। यूजुअली जो न्यूक्लियस है वो आधारी भाग पर ज्यादा डेंसली इकट्ठे होते हैं, यही रीजन आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। अब इस स्टेज आने के बाद इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, भित्ति निर्माण शुरू होता है। ये भित्ति निर्माण जो है परिधि से सेंटर की ओर होता है और ये जो स्ट्रक्चर है भित्ति निर्माण भी आधारीय भाग में अधिक अच्छे से स्पष्ट रूप से होता है और इस आधारीय भाग में एक डेंस कोशिकीय स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रोएम्ब्रियो। ठीक है, इसके ऊपर जो कोशिकाएं बनती हैं वो उसमें भित्ति निर्माण अस्पष्ट रूप से होता है और आगे चल के प्रोएम्ब्रियो की कोशिकाओं से ही एक पूरा का पूरा भ्रूण परिवर्धित होता है। ठीक है, इस प्रोएम्ब्रियो के ऊपर की जो सेल्स होती हैं, जो कुछ लंबी सी होती हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स और सस्पेंसर रीजन। इस सस्पेंसर सेल्स के ऊपर के जो सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं हॉस्टोरियल सेल्स और हॉस्टोरियल रीजन। ये जो सस्पेंसर सेल्स है ये लंबाई में वृद्धि करती हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये फीमेल गैमेटोफाइट में अंदर की ओर पुश करती हैं। ठीक है, और सस्पेंसर सेल्स हैं, हस्टोरिया है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फीमेल गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब साथ साथ में करते हैं और इसी के साथ में प्रोएम्ब्रियो के सेल्स में कई डिवीजन होते हैं एंड एट लास्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जिसमें 2 स्पष्ट कोटिलिडोन होते हैं जो असमान लंबाई के होते हैं
ये दो कोटिलिडॉन है। पहले प्लूमूल का निर्माण होता है और उसके काफी समय बाद रेडिकल का निर्माण होता है। जिस समय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, उसी के साथ साथ में ओव्यूल जो है उसमें भी कई चेंजेस आते हैं, जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी कह सकते हैं। ओव्यूल में भी कई परिवर्तन होते हैं और ये ओव्यूल जो है अपने एम्ब्रियो के साथ में सीड बना लेता है या सीड में बदल जाता है। ओव्यूल में अगर हम देखें क्या परिवर्तन होते हैं, तो सीड जो है, सीड का जो सबसे आउटर मोस्ट भित्ति होती है, जिसको हम टेस्टा कहते हैं, उस टेस्टा का निर्माण होता है ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से। ठीक है, तो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट किस में बदल जाता है? ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट टेस्टा में बदल जाता है। जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है वो प्राय कंज्यूम हो जाता है, बहुत पतली परत के रूप में दिखाई देता है इसका ओव्यूल का इनर इंटेग्यूमेंट एंड न्यूसेलस। ठीक है, टेस्टा और न्यूसेलस की पतली परत से घिरा हुआ फीमेल गैमिटोफाइट का भाग होता है। ये फीमेल गैमिटोफाइट भी एक पतली परत के रूप में दिखाई देता है और इसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। इस एम्ब्रियो में दो कोटिलिडोन होते हैं जो असमान लंबाई के होते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। ठीक है, असमान लंबाई के होते हैं और ऊपर की ओर छोटा सा सस्पेंसर एंड देन इधर जो ऊपर की हस्टोरियल सेल्स जो फूड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ में मैच्योर सीड में डीजनरेट हो जाती हैं। टेस्टा जो है उसमें आउटर फ्लैशी लेयर एंड मिडिल फ्लैशी लेयर्स होती हैं और ये जो है मेन इसका जो फंक्शन होता है, ये कीटों को है, बर्ड्स को है, उनको अट्रैक्ट करता है। इसमें फ्रेग्रेंस होती है, इसकी स्मेल से बर्ड्स वगैरह अट्रैक्ट हो जाती है और ये जो है इस बीज को खाती हैं और इस तरह से सीड जो है उनका डिस्पर्जल होता है। ये सीड आगे जाकर अंकुरित होगा। जैसे ही इनको अनुकूल टेम्परेचर मिलता है, एनवायरमेंटल कंडीशन अनुकूल होती है, सीड्स जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। साइकस के अंदर ज़्यादा रेस्टिंग पीरियड नहीं होता सीड्स का। जैसे ही सीड जमीन पर गिरते हैं, इधर उधर डिस्पर्स्ड होते हैं, सीड्स जो है जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। इनका जो जर्मिनेशन है वो एपिजियल टाइप का होता है, जिसके अंदर जर्मिनेशन में जो कोटिलिडोन्स होते हैं वो जमीन के ऊपर नहीं निकलते। इस टाइप के जर्मिनेशन को हम कहते हैं एपिजियल। ठीक है, तो कोटिलिडोन जर्मिनेशन टाइम पीरियड में जमीन के भूमि के अंदर ही रहते हैं और जब ये जर्मिनेट होते हैं तो प्लूमूल से ऊपर की ओर छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो कि सर्सिनेटली कोइल्ड होती है। हमने मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा है कि साइकस का, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंस की तरह सर्सिनेट कोइल जो है लीफ में मिलना। ये धीरे धीरे लीफ खुलती है और इधर रेडिकल से रूट्स डेवलप होती हैं और इस तरह से एक सीडलिंग बन जाता है। सो इन दिस वे साइकस के अंदर लाइफ साइकिल जो है चलता है। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो बच्चों, जब भी आपका साइकस की लाइफ साइकिल या किसी भी मेंबर के, चाहे टाइडोफाइट हो या एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, उनकी लाइफ साइकिल को डिटेल में पूछा जाए तो आप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइकस का स्पोरोफाइट प्लांट है, इसको हमने डिटेल में समझ लिया है पहले ही। इसमें मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। डायोशिया से मेल प्लांट में मेल कोन बनते हैं। मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल्स के बने होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स में सोराई पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का ग्रुप होता है। ठीक है, इनमें माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है, इससे पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स ही जर्मिनेट होते हैं एंड मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो यहाँ तक की जो स्टेज थी, जब तक रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, ये स्टेज जो है कौन सी स्टेज हो गई? स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था, स्पोरोफिटिक स्टेज। ठीक है, जिसके सभी सेल्स जो है डिप्लॉयड है।
माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड है। मेल गैमेटोफाइट्स में 2 मेल गैमेट्स या स्पर्म बनते हैं। फीमेल प्लांट में फीमेल कौन नहीं मिलते, मेगास्पोरोफिल्स है। ओव्यूल का निर्माण होता है, ओव्यूल में मेगास्पोर्स मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉइड है, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। सो फीमेल प्लांट में भी जो फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट की सेल है वो क्या है, मेगास्पोर्स। ये मेगास्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। साइकस में, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है और हैप्लॉइड होता है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया बनती है जिसमें एग बनते हैं। अब मेल गैमेट एंड एग में फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है, इसके फलस्वरूप जाइगोट बना, जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के साथ में ओव्यूल जो है सीड में बदल जाता है। इस सीड का जर्मिनेशन होता है एंड देन नया स्पोरोफाइट बन जाता है। अब यहाँ पर आप एक यूनिक फीचर देखिए कि जो साइकस का सीड है वो 3 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, साइकस का जो सीड होता है वो 3 पीढ़ियों को, 3 जनरेशन को बताता है। जो इसका टेस्टा है, ठीक है, और पतली न्यूसेलस की परत हमें मिल रही है, ये किसका बना हुआ है, फर्स्ट स्पोरोफिटिक स्टेज का, फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन का। ठीक है, फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन। एंड सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट है ये किसका बना हुआ है, सेकेंड गैमेटोफिटिक स्टेज का, जो लाइफ में कम समय के लिए आती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन या पीढ़ी। और थर्ड जो इसके अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो या भ्रूण, ये थर्ड न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन को दिखा रहा है, न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से साइकस में, जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो 3 पीढ़ियों को प्रदर्शित करते हैं। ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने पढ़ा है साइकस की लाइफ साइकिल को डिटेल में। इसके बाद जो क्लास होगी जिम्नोस्पर्म टॉपिक पर वो होगी गिंगो के ऊपर, गिंगो बाइलोबा के ऊपर। हम पहले इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे एंड डिटेल में लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट।